and welcome back to all of you. This is Seema here. In this video lecture we will discuss about the velocity time graph. Velocity time graph, and before I am going plotting a graph between the velocity and time, first I just want to introduce some fact रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक. आप देख सकते हैं यहाँ पर पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यानी कि सीधी सी बात है, अब जो हम एक्स वाई प्लेन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं यहाँ पर पे वो किन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच है. पहला यहाँ पर पे वेलोसिटी और दूसरा यहाँ पर पे टाइम. एज यू नो टाइम इट्स जस्ट व्हाट, इट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ independent variable or independent physical quantity, and that's why it is convenient to take along with x-axis. Okay, but what about the velocity? And obviously when one of them is very clear in which axis you can hire. Okay, in this case after this clarification आपको पता है कि velocity को obviously वो एक्सिस पर लिया जाएगा, है ना. ये एक तरीका होता है जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर पे जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर पे कॉमन सेंस. भाई दो में एक फिजिकल क्वांटिटी हमको क्लियर हो जाती है कि किस एक एक्सिस पर लेना है. इतना तो कंफर्म है, टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड दैट्स व्हाई कि उसको एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ का पहले ही रूल बता दिया था यहाँ पर. बट आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए जो वेलोसिटी है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. हालांकि ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया. तो यहाँ पर भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ना टाइम को तो एक्स एक्सिस पर लेंगे क्योंकि वो कन्वीनियंट है, और एट अ टाइम वेलोसिटी जो है वो हम वाई एक्सिस पर लेंगे. वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लेने का सीधा और साफ रीजन है जस्ट बिकॉज वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम से डायरेक्ट इफेक्टेड होती है, क्योंकि टाइम्स के रिस्पेक्ट में ही हम पोजीशंस में चेंज निकालते हैं. आ रही बात यहाँ पर आपको समझ. Just because if we are talking about the velocity is just change in displacement with what? With time. आ रही बात यहाँ पर आपको समझ. With the interval of time. तो यहाँ पर ध्यान रखिए जो कुछ भी हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं वापस आपको दोबारा नहीं कहूंगी. अभी हम क्या करेंगे, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें हम कई तरह के ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे. When your velocity remains constant, it means let's suppose कोई ऑब्जेक्ट है and the object moving with a constant velocity. In that situations you will get a different graph. You will get a graph one type of graph. Okay, and you will get another graph, another curve it may be, but in this situation क्या हो जाएगा यहाँ पर पे केस बदल जाएगा. इट मीन्स पहला केस जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पर व्हेन योर ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना. कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट वेलोसिटी में आपको एक अलग ग्राफ देखने मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, फिर और भी हम केसेस लेंगे जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है. इन दैट सिचुएशंस भी आप वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं. ये सारी डिस्कशंस तो हम बाद में करेंगे यहाँ पर. अभी अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो बेसिकली क्या है, आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफिंग प्लॉटिंग की जा रही है. ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, आप देख सकते हैं बेसिक स्कूल में लिख रखे हैं यहाँ पर. velocity time graph shows how the velocity of a body changes with time interval. आ रही बात यहाँ पर समझ. किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है. अब चेंज से मेरा मतलब एक समान चेंज से भी है और चेंज इंक्रीज या डिक्रीज से भी हमारा मतलब निकलता है यहाँ पर. ठीक है, तो एक समान चेंज भी हो सकता है यहाँ पर. और दूसरा क्या बताया मैंने यहाँ पर एक समान चेंज के अलावा इक्वल अमाउंट में चेंज के अलावा मैंने क्या बताया, चेंज कम या ज्यादा दैट मींस इंक्रीज या डिक्रीज के तौर पे भी हो सकता है. सो हियर वी हैव 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन. ठीक है यहाँ पर. और ये चेंज किसके साथ टाइम इंटरवल के साथ. ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे कि आपको पता है सब कुछ टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में लेकर के बात कर रहे हैं यहाँ पर. To draw the velocity time graph, velocity of the body is
इट्स प्लॉटेड अलोंग द y एक्सिस। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने बहुत ही नीट एंड क्लियर लिख दिया यहाँ पे along with the y axis and time taken by the body it's plotted along with the x axis. The area under the velocity, the area here is the most important thing, the area under the velocity time graph gives the displacement. क्या देता है वो आपको बेटा? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देता है। सपोज आपने लिया टाइम एक्स एक्सिस पर y एक्सिस पर लिया आपने डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच किसी भी तरीके का ग्राफ मिल सकता है, ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन मिल सकता है या आपको आड़ी तिरछी लाइन मिल सकती है। तो जो भी आपको लाइन मिलती है, स्ट्रेट हो, कर्व हो, व्हाटएवर काइंड ऑफ ग्राफ यू विल गेट, आपका उस ग्राफिंग के दौरान क्या होगा? कोई एरिया कवर्ड होगा, कोई एरिया आप कवर करेंगे और उस कवर्ड एरिया से हमको एक्चुअली क्या चीज डिटरमाइंड होकर के मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिटरमाइंड होकर के मिलेगा। अब आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा? मैम भाई आपने कहा था इसके पहले आपने कहा था मैम जब आप स्पीड वाला बता रहे थे तो स्पीड वाले में क्या था? डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉटिंग की जा रही थी, तो उनके बीच किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम स्पीड की बात करते तो वैसे ही मैडम यदि एक तरफ वेलोसिटी और दूसरी तरफ यदि टाइम है तो उनके बीच किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो एक्सीलरेशन होना चाहिए आपके हिसाब से। बिल्कुल सही, क्योंकि एक तरफ वेरिएशन है टाइम पर, दूसरी तरफ वेरिएशन है वेलोसिटी पर, तो उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बोलूंगी तो बात एक्सीलरेशन की हो रही है, हियर इज नो डाउट। लेकिन मैं कवर्ड एरिया की बात कर रही हूँ, दोनों एक्सिस के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या बोलना चाहिए बनने वाला जो कर्व है या स्ट्रेट लाइन है ना, तो वो जो नो मैटर वट एवर काइंड ऑफ ग्राफ यू विल गेट, वहां पर उस ग्राफिंग के दौरान आपको जो कवरेड एरिया मिलेगा यहाँ पर वो कवरेड एरिया एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। आगे बढ़े यहाँ पर समझ, वो कवरेड एरिया डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, लेकिन उसके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, ग्राफ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको अभी एक्सेलरेशन ही मिल रहा होगा। आगे बढ़े यहाँ पर आपको समझ, दो अलग चीजें हैं जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको तभी मिलेगा, ऑब्वियसली आप वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ही मिलेगा, उसकी एक्सेलरेशन का ही पता चलेगा कि वो कैसे एक्सेलरेट हो रहा है। यहाँ पर मैं खैर वो सारी चीजों पर डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट रहता है, जो न्यूमेरिक्स आते हैं और जो मेन टारगेट है यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉटिंग का, वो मेन रीजन क्या है यहाँ पर, ताकि हम क्या कर सके यहाँ पर इस ग्राफिंग के दौरान कवरेज एरिया दैट मींस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर सके। क्यों नहीं कर सकते डिस्प्लेसमेंट? भाई वेलोसिटी क्या यहाँ पर, वेलोसिटी क्या होता है बेटा? बेसिकली वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, दैट मींस जिसको आप बेसिकली कर रहे हैं डायरेक्ट चेंज इन पोजीशन, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डायरेक्ट हो गया टाइम इंटरवल t पर, तो इसको मैंने डेल्टा ले लिया बेटा बेसिकली। तो यहाँ से यदि मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, दैट मींस डायरेक्ट चेंज इन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो क्या मिलेगा? v into del t मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे? तो v into del t पॉसिबल है, v into del t पॉसिबल है यहाँ पर पे। इट मींस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई इस ग्राफिंग के दौरान आपको ऑब्वियसली यहाँ पर वेलोसिटी पता होगा, ऑब्वियसली आपको टाइम इंटरवल पता होगा, ये दो चीजें तो ले ही रहे हैं आप अपनी प्लॉटिंग के दौरान यहाँ पर, तो ऑब्वियसली आपको दोनों चीजें मेजर करना उस प्लॉटिंग में बहुत आसान होगा और उस मेजरिंग वैल्यू का आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, दैट मींस चेंज इन पोजीशन आप निकाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया जो कि कवरेड एरिया के बराबर आएगी, क्योंकि क्या है यहाँ पर कवरेड एरिया के बराबर, देखिए मैंने लिख रखा है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या बताया मैंने यहाँ पर गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और ये देगा ये होना चाहिए। जनरली क्या डिस्प्लेसमेंट ये होता है, फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, और ये आपको खुद ब खुद देखने मिलेगा, आप जब ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा मैम जो बोल रही है वो कितने हद तक सही है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, मैंने यहाँ पर फर्स्ट केस लिया, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको वर्बली कहा कि हमारे पास कई डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं यदि मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच ही ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, है ना, और मुझे उसमें भी कई तरह की पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर कि भाई जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से मूव हो रहा है, दैट मीन्स किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है या उसके द्वारा जो मोशन है यहाँ पर वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, या फिर हो सकता है कि भाई उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो here we have 3 or more than 3 number of possibilities you can say, but in this video lectures we work
only a first case, only in first case, which is what the velocity time graph for a body moving with a constant velocity, moving with a what, a constant velocity. ध्यान देना यहाँ पर पे इस फर्स्ट केस पे हम काम करेंगे. ओके, काम कुछ कैसा रहेगा यहाँ पर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है. हियर इज नो डाइट वेलोसिटी और टाइम के बीच आपको प्लॉटिंग करनी है यहाँ पर पे. और जबकि मूविंग ऑब्जेक्ट कैसा रखा गया यहाँ पर पे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है यहाँ पर पे. दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा मतलब अब ग्राफिंग कैसे होनी चाहिए आप खुद बताएं यहाँ पर पे. जबकि मैंने केस फर्स्ट केस, जबकि मेरा मूविंग ऑब्जेक्ट कैसा यहाँ पर पे एक समान रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है. दैट मींस एक समान रफ्तार से मतलब एक समान रफ्तार मत बोलिए आप, क्या बोले यहाँ पर पे, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा मतलब यहाँ पर पे क्या है कि उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा मतलब यहाँ पर पे क्या है कि फिक्स्ड हो गई है, फिक्स्ड हो गई है, पर्टिकुलर वेलोसिटी फिक्स्ड हो गई है. वो उस वेलोसिटी से ना तो ऊपर बढ़ रहा है ना ही नीचे घट रहा है. दैट मींस उसकी एक वेलोसिटी फिक्स्ड हो गई, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में उसकी स्पीड फिक्स्ड हो गई. यहाँ पर सपोज 40 किलोमीटर पर आवर है या 30 किलोमीटर पर आवर है और पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शंस में वो लगातार उसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है. तो ऐसे में हम उसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी के तौर पर पढ़ेंगे. तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ग्राफ प्लॉटिंग करनी है. यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमको एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है जिस कंडीशन को पूरी तरह से फुलफिल करता हो. आ रही बात समझ, इस कंडीशन को फुलफिल करता हो. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम यहाँ किया हुआ है और वाई एक्सिस पर मैंने क्या कर दिया है, वेलोसिटी लिया है. यहाँ पर टाइम क्योंकि आवर्स में, तो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी किसमें ले ली, किलोमीटर पर आवर पे ली. ऑब्वियसली यहाँ पर यदि टाइम आवर्स में है तो वेलोसिटी आपकी किलोमीटर पर आवर में सुटेबल यूनिट बनेगी. तो मैं यहाँ पर किलोमीटर पर आवर पे ही वेलोसिटी हायर कर लिया वाई एक्सिस पर अलोंग विद वाई एक्सिस. देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर बात की है, क्योंकि मेरा जो केस वन है उसमें मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब मुझे एक पर्टिकुलर किसी एक वेलोसिटी पर रुक जाना है और हर अगले आवर पर मुझे जो रीडिंग लेनी है वो सेम लेनी है, सेम दिखानी होगी. ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज मैं कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं दैट्स व्हाई. तो मेरे को यदि मैं हर एक बदलते समय पर बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल सपोज मैं ले लेती हूँ, कंसिडर कर लेती हूँ मैं टाइम इंटरवल 1 आवर. तो मैं हर एक अगले एक घंटे पर बात करूंगी, हर एक अगले घंटे पर बात करूंगी. यहाँ पर हर एक अगले, दैट मीन्स द नेक्स्ट 1 आवर पर मैं रीडिंग चेक करूँ. तो रीडिंग क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए. दैट मीन्स वही रीडिंग आपको हर एक अगले घंटे पर मिलनी चाहिए. दैट मीन्स यदि फर्स्ट आवर पर स्पीड क्या है, स्पीड बोल रही सॉरी वेलोसिटी यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर है. तो देख सकते हैं आप अगले एक घंटे पर, अगले एक घंटे से मेरा मतलब नेक्स्ट 1 आवर. दैट मीन्स जबकि 2 सेकंड कंप्लीट हो चुके, सॉरी 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, है ना, मूविंग करते करते 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, तब ऐसे सेकंड तब मैं यहाँ पर खड़े होकर बात करूंगी. तो मैं रीडिंग चेक करूंगी, तो मुझे मेरी जो रफ्तार है यहाँ पर दैट मीन्स जो वेलोसिटी है वो अब भी क्या होगी, 30 पर कांस्टेंट बनी होगी यहाँ पर. ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 आवर दैट मीन्स थर्ड आवर पर खड़े होकर बात करूंगी तो भी मुझे रीडिंग 30 पे ही देखनी है. आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 पे ही देखने मिल रही है. यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है. आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट व्हेन योर ऑब्जेक्ट और बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस हर एक बदलते समय पर आपको एक सी रीडिंग लेनी है. वेलोसिटी को फिक्स कर दीजिएगा, जैसे आप 30 पर फिक्स कर दिया, आप चाहें तो 40 पर भी फिक्स कर सकते हैं यहाँ पर, है ना. या आप चाहें तो बिफोर गोइंग प्लॉटिंग अ ग्राफ आप एक टेबल बना लीजिए यहाँ पर और उस टेबल के बाद आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर आप डायरेक्ट भी प्लॉटिंग कर सकते हैं. यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, ऐसे सिचुएशन में क्या मिलेगा. तो आप इन सारे पॉइंट्स को जब आप क्या करेंगे यहाँ पर आपस में मिलाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को जब आप क्या करेंगे यहाँ पर मिलाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से मिलाना शुरू करते हैं. सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो मिलाते हुए आप देख सकते हैं आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. भाई ऑब्वियसली प्लॉटिंग के दौरान, है ना, प्लॉटिंग कब होगी भाई, प्लॉटिंग जब आप ग्राफ प्लॉट करना, आपको ग्राफ चाहिए, यू वांट टू ग्राफ, ओके, बिटवीन टू दिस फिजिकल क्वांटिटीज यू वांट अ ग्राफ मे बी स्ट्रेट लाइन और अ कर्व. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है. भाई आप उन रीडिंग्स को क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के बीच जो रीडिंग्स हैं उन रीडिंग्स को आप हाईलाइट करेंगे. यहाँ पर उन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में मर्ज करेंगे या मिलाएंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं. यहाँ पर तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप आपस में मिलाते हैं तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. यू कैन सी हियर, दिख रहा है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कि एक स्ट्रेट लाइन है. क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है.
और आप साथ ही साथ ये भी देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन आपको पैरेलल दिख रही होगी यहाँ पर पे एक्स एक्सिस के। दिस स्ट्रेट लाइन वी विल गेट अ ग्राफ as a straight line which is parallel to what? Parallel to time axis. Parallel to what? Time axis. Time or x axis you can say. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और जो क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है जो कि कवरेड एरिया के इक्वल होगा। तो आपको भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको कवरेड एरिया बताना पड़ेगा। तो कवरेड एरिया के लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, वो एक्सिस से टच कर लीजिए और इसी स्ट्रेट लाइन को क्या कर लीजिएगा, इस स्ट्रेट लाइन से जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है उसे किसी एक पर्टिकुलर से मेरा मतलब लास्ट रीडिंग से, किसी एक पर्टिकुलर से लास्ट रीडिंग से मेरा मतलब है ना, उससे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर पे नॉर्मल डाल दीजिए, किस पर, उसके पैरेलल टाइम एक्सिस पर एक नॉर्मल डाल दीजिए, नॉर्मल या एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। तो आपको कवरेड एरिया पता चल जाता है। आपको क्या पता चल जाता है बेटा, कवरेड एरिया जो है वो आपको पता चल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको यहाँ पर कवरेड एरिया। आप चाहें कि यदि आप टाइमिंग जो है 1 आवर से यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर पे ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन हो जाएगी 1 आवर पर, जबकि उसकी वेलोसिटी यहाँ पर पे 30 मीटर पर सेकंड है। ये फिर अगले नेक्स्ट 1 आवर पर, ये नेक्स्ट 1 आवर पर, ये उसके नेक्स्ट 1 आवर पर। मैंने टोटल कितनी रीडिंग्स ली यहाँ पर 4 रीडिंग्स ली है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं इन सारी रीडिंग्स को जब आप आपस में मिला रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, वो स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस यहाँ पर। अब कवरेड एरिया निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल है, ये जो कवरेड एरिया है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो चलिए जरा सा इसका डिक्लेरेशन कर देते हैं। डिक्लेरेशन से मेरा मतलब नाम दे देते हैं यहाँ पर। यदि मैं इसे इनिशियल पोजीशन सपोज करूं, मैं वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द displacement, and displacement it's highly depends on the positions it means initial and final positions. तो यदि मैं पहली रीडिंग की बात करूं, पहली रीडिंग पर पहली पोजीशन है, तो ये जो लास्ट रीडिंग है ये क्या होगा यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी की क्या होगा यहाँ पर फाइनल पोजीशन, जिसे मैं बी के तौर पे कंसीडर कर लेती हूँ। तो ए इनिशियल है और बी जो है वो फाइनल पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। ए से बी इन दो पोजीशंस में पहुंचने में जो लगा समय है वो क्या है 1 to 4 आवर का है। 1 to 4 दैट मींस 1 to 4 इट मींस व्हाट, 1 to 4 इट मींस व्हाट, बोलिए यहाँ पर 1 to 4 इट मींस व्हाट, 1 to 4 इट मींस 4 minus 1 दैट मींस 3 आवर्स लगा यहाँ पर उसको। 1 to 4 दैट मींस 3 आवर्स जो है वो यहाँ पर पे लगा है। 3 आवर्स, ड्यूरिंग दिस 3 आवर्स उसने क्या किया, पोजीशन ए टू बी ट्रैवल किया यहाँ पर, ठीक है। अब कवरेड एरिया मतलब शेडेड पार्ट, कवरेज एरिया में मेरा मतलब शेडेड पार्ट्स है आपको, और है ना डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट आप दिखाएंगे, आप खुद दिखाएंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस कवरेड एरिया के इक्वल है। अच्छा, एरिया ऑफ द कवरेड पार्ट, एरिया ऑफ दिस कवरेड रीजन, एरिया ऑफ दिस कवरेड रीजन, यदि मैं सपोज इसे कंसीडर कर लेती हूँ, यहाँ पर इसे कंसीडर कर लेती हूँ क्या चीज, इसको नाम दे देती हूँ सी और इसको नाम दे देती हूँ डी। जैसे सपोज मैंने कंसीडर यहाँ पर बी से मैंने पॉइंट बी जो कि उसकी फाइनल पोजीशन है, जिसे मैंने क्या किया उसके पैरेलल टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक। वैसे ए से मैंने दूसरा परपेंडिकुलर डाला है उसे टाइम एक्सिस पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है, एसी और बीडी, समझिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर क्यों डाल रही हूँ भाई, ताकि मैं एक रीजन कवर कर सकूँ और फिर उस कवरेड रीजन का एरिया निकाल सकूँ। यहाँ पर भाई एरिया मतलब ऑब्वियसली कवरेड रीजन, और रीजन को कवर तो करना ही पड़ेगा ना आपको, यदि ओपन रहेगा तो एरिया कैसे निकाल पाएंगे आप। तो ये जो है वो कवरेड रीजन है और इसी कवरेड रीजन का आपको क्या निकालना है, एरिया। यू हैव टू कैलकुलेट the area of this covered region. As you can see here, this covered region is look like a rectangle, और area of rectangle जैसे कि आप सभी जानते हैं, here we have this is the region, okay, this is the region, covered region, what covered region, and this region is look like geometrically बोले तो it's look like rectangle, it's look like a rectangle। अब मैं तो चीज बताइए, ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की यदि मैं बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या आपको फॉर्मूला पता है, हाँ सभी को पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सभी को फॉर्मूला पता है। बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पर देखिए लेंथ
ऑपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, नो डाउट यहाँ पर तो AC जाएगा और दूसरा क्या जाएगा, एक यदि AC ले रहे हैं, AC एज अ लेंथ ले रहे हैं यहाँ पर तो ब्रेथ क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका CD हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको लेंथ इनटू ब्रेथ आपको लेना है यहाँ पर। यदि लेंथ आप CD कंसीडर कर रहे हैं तो ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आप AC इनटू क्या कर दीजिए यहाँ पर CD कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ दिस covered region which is a kind of rectangle. Okay, geometrically देखा जाए तो ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है AC इंटू BD आप यहाँ पर कर सकते हैं, एरिया क्या कर सकते हैं AC इंटू BD। ओके, BD नहीं, सॉरी CD। अब यहाँ पर AC क्या है, यहाँ पर AC किसके पैरेलल होगा, ऑब्वियसली AC जो है वो एक्सिस के पैरेलल है, जो लाइन है यहाँ पर वो एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्सिस के पैरेलल है मतलब आप इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, अलोंग विद y एक्सिस कर लेंगे। इस लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, अलोंग विद y एक्सिस जिस पर वेलोसिटी हार की गई है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर चूज जस्ट बिकॉज़ AC this length AC or the side of the rectangle AC is just parallel to the velocity axis and that's why its answer as a velocity in the term of velocity. Its answer will be in the term of velocity. तो यहाँ पर in the term of velocity आप यहाँ पर लेंथ AC निकाल लेते हैं। CD की बात करूँ in the term of velocity ये हो गया, in the term of velocity ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पर आपको समझ, और CD जो कि एक्चुअली में क्या है, CD क्या है, ये CD तो ऑलरेडी क्या है टाइम एक्सिस पर, ये जो लेंथ यहाँ पर CD ये तो ऑलरेडी टाइम एक्सिस पर है। चलो यदि आप CD भी ना लेते लेंथ इनटू ब्रेथ के तौर पर, यदि आप ये साइड ना लेकर इसके पैरेलल साइड AB लेते तो AB भी तो क्या है CD के ही पैरेलल है ना, वो CD जो कि टाइम एक्सिस पर है। इन शॉर्ट यदि आप लेंथ AB की बात करें तो लेंथ AB ठीक उतनी होगी जितनी लेंथ CD है, और लेंथ CD आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेंथ CD टाइम एक्सिस पर है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आपको टाइम इंटरवल का पता चला। कंसीडर कीजिए कि C पर टाइम है कितना T1 जो कि इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन टाइम T1 यहाँ पर, और जो कि टर्मिनल पोजीशन है या फाइनल पोजीशन से भी, और जिस जो कि पहुंच जाएगा फोर्थ आवर दैट मींस एक अगला समय पर, जैसे आप T2 कंसीडर कर लीजिए, तो C पर T1 और D पर क्या यहाँ पर T2 कंसीडर कर लीजिए, तो CD जो लेंथ है यहाँ पर, CD जो लेंथ है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर CD लेंथ क्या हो जाएगी, दैट मींस CD लेंथ निकालना दो पॉइंट्स के बीच का, दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ आपको निकालना है, दैट मींस आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है टर्मिनल में या फाइनल में इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आगे बात समझ, तो T2 minus T1 it will be a time interval during completing this move, okay, तो क्या हो जाएगा पर CD is what, it's just a time interval, it's just a time interval, this is change in velocity or velocity you can say, and this is the time interval, it's time interval. Okay, so what velocity into time interval क्या निकल जाना है, velocity into time interval क्या निकल जाना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था यहाँ पर velocity क्या होता है, displacement by time, velocity क्या होता है, displacement by time, तो obviously displacement क्या होगा, velocity into time, तो velocity into time जो है यहाँ पर क्या तैयार हो जाएगा बताइए, आगे किसमें कन्वर्टेड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्टेड हो जाएगा, जबकि निकाल क्या रहे थे आप, कवर्ड एरिया निकाल रहे थे आप, क्या निकाल रहे थे यहाँ पर कवर्ड रीजन, सॉरी द एरिया ऑफ द कवर्ड रीजन, ओके, आप क्या निकाल रहे थे यहाँ पर द एरिया ऑफ द कवर्ड रीजन या एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, of covered region which is covered during plotting this velocity time graph when the object moving with the constant velocity, we will get a straight line which is parallel to x-axis, and during this graphing the covered region is such as a rectangle, and the area of rectangle becomes displacement during this procedure or during this motion. आगे बताओ आपको समझ, चलिए अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेट करके हमको फाइनली कितना मिलता है, तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट। ओके, देखिए ग्राफ मैंने रफ नहीं किया है, उसके पीछे रीजन ये है ताकि आपको चीजें क्लियर है, जैसे कि मैंने अभी प्रिंट आपको कर दिया है,
आप इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपने तरीके से डिराइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख रखा है, आप इसको समझिए। सेम चीज़ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर मैंने आपको रीज़न दिया यहाँ पर कि कैसे पॉसिबल है। यदि मैंने दावा करके यहाँ पर यदि मैं दावा करती हूँ भाई तो मुझे ग्राफिकली उस चीज़ को कहीं ना कहीं फुलफिल करके दिखाना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जो एरिया ऑफ कवर्ड रीजन है यहाँ पर वो क्या होता है, एक्चुअली में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप ऐसा बोल सकते हैं कवर्ड रीजन जस्ट एक रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तय किया गया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा यहाँ पर। ये चीज़ ये मैंने क्लैम्प की थी यहाँ पर और ये क्लैम्प अब मैं वेरीफाई करके आपको बता रही हूँ यहाँ पर बाय दी ग्राफिकल मैथड। ओके, बाय द ग्राफिकल मैथड जो है मैं यहाँ पर इस चीज को आपको वेरीफाई करके बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन सामने किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे अपने डिस्प्लेसमेंट का, है ना। क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया ऑफ कवर्ड रीजन है। यदि मुझे एरिया ऑफ कवर्ड रीजन कैलकुलेट करने आ गया, यदि मुझे लेंथ और ब्रेथ पता चल जाती है उस रेक्टेंगल के लिए तो फिर कोई मसला ही नहीं खड़ा होता। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ। देखिए ये क्लैम यहाँ पर वेरीफाई करके आपको दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहले तो मैं इस पर डिस्कशन करूंगी, मैं इस पर डिस्कशन करूंगी। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस और द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं यदि हम डायरेक्शन को अवॉइड करते हैं और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वही एक्चुअली में डिस्टेंस है, ठीक है। If we are measuring any distance in a particular direction, in that case, that the magnitude of of that distance is known as displacement. Both are the same. इससे मैंने यहाँ पर क्या लिखा distance और magnitude of the displacement both are same. Directions को छोड़कर बात करेंगे तब। Let us calculate the displacement of a body between the time t1 and t2. हम दो टाइम्स आप पे कंसिडर करें, हम शुरुआती समय ले रहे हैं t1 यानी कि 1 आवर था और t2 जो कि हमारा अंतिम समय जिस पर हमने वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टॉप कर चुका है, उसकी मूविंग स्टॉप हो चुकी है। समझ में आ रहा है हमको यहाँ पर वो फाइनल टाइमिंग है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर t1 और t2 और इस टाइम इंटरवल में ही हम सारी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कैलकुलेट की डिस्प्लेसमेंट की वो कितना डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें यहाँ पर टाइम t1 और t2 के बीच। फॉर दिस जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट किया था, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स AC एंड BD। AC this is the first one and BD this is the second one perpendicular and this perpendicular corresponding to the time t1 and t2। आगे बात यहाँ पर आपको समझ, ये मैंने लिख रखा है, आप चाहे तो नोट आउट कर सकते हैं यहाँ पर ऑन द ग्राफ, ठीक है। नाउ व्हाट, जैसे कि आपको पता है साफ दिख रहा है रेक्टेंगल है भाई, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अब ये अपोजिट साइड्स किसके इक्वल होंगे ये भी मैंने आपको बताया, AD सॉरी नॉट AD is equal to BC। हाँ AD नहीं AC होगा ना बेटा, यहाँ पे AC होगा बेटा, यहाँ पे आपका AC है यहाँ पर आपका पहला परपेंडिकुलर और BD है दूसरा परपेंडिकुलर। आगे बात यहाँ पर आपको समझ, AC और BD है तो AC जो है यहाँ पर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर BD के इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं इस वजह से। तो AC is equal to BD is equal to what, the velocity of the बॉडी। ये वेलोसिटी को डिनोट करेंगे यहाँ पर क्योंकि आप उसी लेवल पर जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर वेलोसिटी है की गई यहाँ पर। तो आप वेलोसिटी की रीडिंग देख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी मेजर की गई उसके पैरेलल, तो आपका ये वेलोसिटी के इक्वल होगा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के इक्वल। और दूसरा जो यहाँ पर वो क्या यहाँ पर CD एंड AB है, CD जो कि किसके पैरेलल होगा यहाँ पर किस पैरेलल साइड्स के इक्वल होगा यहाँ पर AB के, तो CD is equal to AB। और जिस पर टाइम इंटरवल शो है, जिस पर क्या मेजर हो रहा है टाइम इंटरवल मेजर हो रहा है यहाँ पर। thus AD cross CD which is what, AD यहाँ पर this is what AC है, AC cross CD is equal to what, the area of the rectangle ABCD। also AC cross CD, okay, AC cross CD which is equal to what, the velocity cross time, ये कैसा है यहाँ पर आपका वेलोसिटी इनटू टाइम में कन्वर्टेड कैसे हुआ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसको मैं एरिया ऑफ क्या बता रही हूँ यहाँ पर रेक्टेंगल ABCD बता रही हूँ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है यहाँ पर जनरली क्या होता है यहाँ पर लेंथ इनटू
ब्रेथ, लेंथ क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है और जो ब्रेथ है वो टाइम है। तो तैयार क्या हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी इनटू टाइम ही क्या होता है, डिस्टेंस और द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि अभी कुछ देर मैंने आपको बताया जो बेसिकली वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी इनटू टाइम से इक्वल मिलता है। तो जहाँ की भी हम वेलोसिटी और टाइम को प्रोडक्ट देखेंगे हम उसे एज अ डिस्प्लेसमेंट के तौर पर लेंगे। तो क्या समझ में आया, हाँ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्लैम यहाँ पर वेरीफाई होता है और ये किसी भी न्यूमेरिक्स में अप्लाई किया जा सकता है। दैट मीन्स सपोज तो न्यूमेरिक आता है आपको, न्यूमेरिक में आपको कोई ग्राफ दे दिया जाता है, न्यूमेरिक या कोई वर्ड प्रॉब्लम आपको दी जाती है जिसमें कोई ग्राफिकल प्रॉब्लम आपको दी जा रही है, ग्राफ के थ्रू कोई है ना, समझ में आ रहा है, जनरली कोई फिगर देता है, यहाँ पे फिगर के तौर पे आपको कोई ग्राफ दे दिया है और ग्राफिकली एक प्रॉब्लम आपको दे दी गई और बोल रहा है चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको प्रोवाइडेड है और बोल रहा है चलिए आप इसके थ्रू आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बस एरिया ऑफ द कवर्ड रीजन निकालना होगा। जस्ट बिकॉज ऑलरेडी क्लैम वेरीफाइड हो चुका है, वहां पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी आपका एरिया ऑफ कवर्ड रीजन आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, वही और केवल वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और यदि मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन दैट सिचुएशन हियर इज नो डाउट जो कवर्ड रीजन है वो डेफिनेटली एक क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा। और वहां पर सीधे सीधे आप क्या कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और फॉर्मूला अप्लाई करते ही जो आंसर आएगी वही आंसरिंग आपकी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ। तो ऐसा होगा, ऐसा कोई ग्राफिकल प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको प्रोवाइडेड होगा और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख करके आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट पॉसिबल है, ये कैलकुलेशन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है आपको, गुड जॉब, थैंक यू सो मच। नहीं तो आप सिंपल सा न्यूमेरिक यहीं पर भी देख सकते हैं, जैसे कवर्ड एरिया का रीजन आपको कैलकुलेट करने बोल रहे हैं तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी तो 30 पे कांस्टेंट है यहाँ पर, वेलोसिटी में तो किसी तरीके का चेंज हो नहीं रहा, वेलोसिटी फिक्स हो गया यहाँ पर, वेलोसिटी कितनी यहाँ पर 30, जब पोजीशन ए पर था तब भी, पोजीशन बी पर था तब भी 30 पर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पर आपकी 30 हो गई। चेंज इन वेलोसिटी हमने ऑलरेडी कांस्टेंट वेलोसिटी लेकर के चले, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। हम सिर्फ वेलोसिटी की बात करें जो कि 30 है, जो कि कितनी बना यहाँ पर 30, लेंथ इनटू ब्रेथ, बोल लेंथ कितनी हो गई 30, ब्रेथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी, ब्रेथ मैंने कैसे बताया आपको, पोजीशन सी 1 पर है, 1 आवर पर है और जो पोजीशन डी है वो 4th आवर पर है। तो टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, t2 minus t1 दैट मींस 4 minus 1, 4 minus 1 दैट मींस 3 आवर्स। तो 30 वेलोसिटी है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर और जबकि आवर कितना है यहाँ पर कितना टाइम इंटरवल लग रहा है यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर 3 आवर्स के लिए करें यहाँ पर। आ रही बात आपको समझ, 3 आवर्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, या वो बॉडी जो है वो पर्टिकुलर बॉडी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करके वो पर्टिकुलर वो कितना डिस्प्लेस हो रही है यहाँ पर भले वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, बट डिस्प्लेस हो रही है, तो कितना डिस्प्लेस हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 30 into 3 इक्वल्स टू व्हाट 90, 30 into 3 होना है, समझ में आ रहा है आपका जो टाइम इंटरवल है t2 minus t1 होगा, ये फर्स्ट आवर की सिचुएशन है और ये आपकी क्या पर 4th आवर पर पोजीशन है ना। तो कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है हमको, हमारे पास 3 आवर प्रोवाइडेड है और उस 3 आवर में वो कितना डिस्प्लेस हो रही है वो कैलकुलेट करना है। 3 आवर में जबकि वेलोसिटी 30 पर कांस्टेंट है, 3 into 30 दैट मींस 90 किलोमीटर जो है वो डिस्प्लेस हो रही है। So what's how you can calculate, in this way you can calculate the displacement in any velocity time graph। आगे बात यहाँ पर आपको समझ। और जबकि मैंने क्या बताया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दौरान ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पर यदि किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो सीधा वहां पर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिएगा, समझ में आ रहा है। अदरवाइज रीजन रेक्टेंगल ना होकर कुछ और होगा, रेक्टेंगल ना होकर कुछ और होगा, मे बी स्क्वायर, मे बी ट्रापेजियम, जैसा भी होता है आपका कवर्ड रीजन देखा जाएगा यहाँ पे। तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म की जाती है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।